नानक क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा का पार्ट नंबर 5 लेके हैं। इससे पहले 4 वीडियो आपको उपलब्ध करवा दिए, बजट के बारे में, आर्थिक समीक्षा 2019 के बारे 19-20 के बारे में। अब राजस्थान आर्थिक समीक्षा यानी अर्थव्यवस्था के मामले में हम लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एक तो, और लाइक करें, सपोर्ट करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा होता है ना, वो दबा लिया करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि हमारे आपको पता है इस चैनल पर राजस्थान जीके, इंडिया करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लासें उपलब्ध है। तो स्टार्ट करते हैं मुख्य तथ्य के साथ। आरटीई एक्ट 2009, ये 19 नहीं है, 2009 के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय 1 लाख के स्थान पर कितनी करने की मंजूरी दी गई है। आरटीई 2019 के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय 1 लाख के स्थान पर कितनी करने की मंजूरी दी गई है। आपको पता है आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 25% जो गरीब असहाय बच्चे हैं उनको छूट मिलती है, और सरकारी स्कूलों में तो एकदम छूट होती है। तो पहले ये थी 1 लाख रुपए, अब इसको बढ़ाकर कितनी कर दी है, 2.5 लाख कर दी है, यानी 2.5 लाख इसकी जो आय है वो कर दी है अधिकतम। तो मुख्य तथ्य, निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रदेश में गैर सरकारी विद्यालयों में 25% सीटों पर जो दुर्बल वर्ग है, और कह सकते हैं कि जो विधवा के जो बच्चे होते हैं, विधवा महिला के, या इसे अनाथ बच्चे कह सकते हैं, या बीपीएल परिवार के अंदर जो बच्चे आते हैं उनको जो निजी स्कूल है वहाँ 25% छूट दी जाती है। ठीक है, तो निःशुल्क प्रवेश के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा 1 लाख से बढ़ाकर अब कितनी कर दी है, 2.5 यानी 2.5 लाख कर दी है। ये बहुत बड़ी बात है, राजस्थान ने ऐसा किया है, इससे पहले पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में ही ऐसा काम हो रहा है। तो अब बात आती है आरटीई 2009। आरटीई 2009 ये पूरे देश में कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ। लेकिन राजस्थान में 1 अप्रैल 2020 को लागू हुआ था क्या? हाँ हुआ था। लेकिन जब आपसे पूछे कि संशोधित अधिनियम कब राजस्थान में लागू हुआ, 1 अप्रैल 2011 को, तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। कैसे कि सरकार ने ये धारा 38 के तहत ये कहा था कि राज्य सरकार भी इसमें संशोधन करना चाहती है तो वो कर सकती है। तो राजस्थान ने कुछ संशोधन किए और इसे 1 अप्रैल 2011 से संशोधित अधिनियम लागू किया। किस नाम से? निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम से। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, और खास करके रीट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, मई 2020 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में मनरेगा के तहत श्रमिक नियोजन कितना हो गया। मई 2020 की रिपोर्ट है, राजस्थान में मनरेगा के तहत श्रमिक जो नियोजन है, यानी श्रमिकों को लगाने का, मनरेगा पर काम लगाने का नियोजन कितना हो गया है, तो 35.59 लाख हो गया। बहुत बड़ी बात है, पहली बार इतना हुआ है। तो तत्कालीन उप मुख्यमंत्री, तत्कालीन का मतलब मई में उप मुख्यमंत्री थे कौन? सचिन पायलट। अब इनके पास पद नहीं है। तत्कालीन का मतलब जिस समय काम होता है, जिस समय की रिपोर्ट होती है, उस समय के कोई पद पर होता है तो वो तत्कालीन में आ जाता है। सचिन पायलट द्वारा 20 मई 2020 को प्रदर्शित जानकारी के अनुसार राजस्थान में मनरेगा के तहत श्रम नियोजन 35.59 लाख हो गया, जो विगत 10 वर्षों में सर्वाधिक श्रमिक नियोजन है। विगत 10 वर्षों में सर्वाधिक नियोजन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीसरा, नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा क्षेत्र में देश की जीडीपी के कितने प्रतिशत हिस्से के बराबर निवेश का प्रस्ताव किया गया है। तो नई शिक्षा नीति के तहत एक दिन मैंने सुबह सुबह आपको 7 बजे के करंट अफेयर्स में पूरे 20 से 25 क्वेश्चन करवाए थे, और जल्दी अगला जो वीडियो लेके आएंगे ना कल अपने राजस्थान अर्थव्यवस्था, उसमें नई शिक्षा नीति पर कुछ 20 से 25 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सहमत हो तो मुझे जरूर थंबनेल करना और जरूर कमेंट करना कि सर नई शिक्षा नीति के क्या क्वेश्चन बने हैं, कि जीडीपी में कितना रोल होगा, कितने प्रतिशत काम करेगी, किस अधिनियम के तहत होगी, इससे पहले कितनी बार शिक्षा नीति लग चुकी है, वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। तो आप जरूर वीडियो को लाइक शेयर करें, सपोर्ट करें, और मुझे थंबनेल करके जरूर बताएं। तो 6% नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा क्षेत्र में देश की जीडीपी कितने प्रतिशत हिस्से के बराबर निवेश का प्रस्ताव है? 6% निवेश होगा, ध्यान रखना।
मुख्य तथ्य, नई शिक्षा नीति में केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से देश की जीडीपी के 6% हिस्से को शिक्षा पर खर्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। नई शिक्षा नीति क्या, सिस्टम क्या है, कल के वीडियो में आपको मैं सारे क्वेश्चन क्लियर करवा दूंगा। जो आपके मन में जिज्ञासा है किस तरह लागू होगा, एकदम क्लियर सारे के सारे क्वेश्चन। तो आज हम सिर्फ बात करते हैं 6% हिस्सा है जीडीपी का, वो खर्च किया जाएगा। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा 2017-18 की तुलना में 2018-19 में कितना बढ़कर हो गया। ये क्वेश्चन ध्यान रखना। एक सबसे बड़ी बात, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो क्या है, वित्त क्षेत्र में नियंत्रण रखता है सब एजेंसियों पे और सब पे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक देश में एक होता है और वो बदल चुका है, ध्यान रखना। कौन बन गए? गिरीश चंद्र मुर्मू नए बन गए, ठीक है। किसकी जगह? के वेणुगोपाल की जगह। तो ये थोड़ा सा सॉरी, के वेणुगोपाल तो महान्यायवादी है, राजीव महर्षि की जगह बन गए। तो 2017-18 की तुलना 2018 में कितना बढ़कर हो गया? 3.71%। मुख्य तथ्य, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो वित्त वर्ष 2017-18 में 3.03% था, वो बढ़कर अब 2018-19 में कितना हो गया? 3.71% हो गया। ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एफआरबीएम अधिनियम 2005 में निर्धारित 3% के लक्ष्य से अधिक है। और ये देखिए, सुबह 7 बजे हमारी करंट की क्लास आती है, तो आज 15 सितंबर की ये क्लास आ चुकी है। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा जरूर देख लें। 5वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कब प्रारंभ की गई? मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कब प्रारंभ की गई? तो 7 नवंबर 2019 को प्रारंभ की गई। इस अर्थव्यवस्था के कड़ी में हम योजनाओं को भी क्लियर कर लेंगे। तो सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत स्नातक स्तर के छात्रों को, जो बीए वगैरह बीएससी वगैरह कहते हैं, स्नातक स्तर के छात्रों को रोजगारमुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 7 नवंबर 2019 को यह योजना शुरू की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में वो स्नातक करेंगे और साथ साथ में रोजगार के अवसर भी उन्हें उपलब्ध होंगे, उन्हें प्रशिक्षण इस तरह का दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, 7 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना शुरू की गई। और ये देखिए, ऑल राजस्थान एग्जाम के लिए राजस्थान के पुरस्कारों के 2 वीडियो हमने डाल दिए, बहुत इंपॉर्टेंट 2020 के सारे, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों में हमने क्लियर कर दिया है। तो चैनल पे जाके आप इन्हें देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019-20 में अग्रिम अनुमानित कुल कितना मैट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन है? कुल कितना 2019-20 में अग्रिम अनुमान लगाया जाएगा, अनुमान लगाया गया कि कुल कितना मैट्रिक टन है वो खाद्यान्न उत्पादन होगा? तो 24,988 मैट्रिक टन। ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ये क्वेश्चन पटवारी, स्टेनोग्राफर और जो भी इकोनॉमिक क्षेत्र से ज़्यादा जहाँ मटेरियल दिया है ना, वहाँ क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, 2016-17 में अनुमान था 23,140, 17-18 में 22,105 मैट्रिक टन, 2015 से 19 के बीच था, ये 18-19 कर ले सकते हो, 23,125, और 2019-20 में अग्रिम मानता है 24,988। ध्यान रखना, इनकी रिपोर्टें 3-3 4-4 साल बाद आती है, पहले अनुमान लगाया जाता है। वर्ष 1991-92 से वर्ष 2018-19 की अवधि में दलहन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? दलहन अनाज है, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 1991-92 से वर्ष 2018-19 की अवधि में, तो ये हुई है 109.06% की वृद्धि। यहाँ पे देख सकते हो ये कितनी हुई है। दलहन की बात कर रहे हैं ना, 96.30 की हुई है। कितनी? 96.30 की। अब कुछ और बातें कर लेते हैं। 2018-19 और 1991-92 की अवधि में वृद्धि दर देखो, अनाज की उत्पादकता में हुई है 157.84% की वृद्धि, दलहन में हुई है 96.30 की वृद्धि, तिलहन में हुई है 109.06 की वृद्धि, और कपास में हुई है 80.86% की वृद्धि। तो ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और ये मैराथन क्लास लगाई थी 300 प्रश्नों की, बहुत इंपॉर्टेंट, देख सकते हो, बीएसटीसी के लिए लगाई थी, लेकिन अब सबके लिए इंपॉर्टेंट है। पशु गणना 2019 के अनुसार राज्य में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत गोवंश है? पूरे देश के कुल पशुधन का कितने प्रतिशत गोवंश है? तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंकड़ा है 7.23% है। हमारे पूरे देश की गायों में राजस्थान का हिस्सा है। अब देखिए, टोटल बात करता हूँ मैं। 20वीं पशु गणना हुई 2019 में। राज्य में कुल 567
1,76 लाख पशुधन है और 146.23 लाख कुक्कुट संपदा है। ठीक है, मुर्गी पालन से संबंधित। देश के कुल पशुधन का 10.60% पशुधन राजस्थान में उपलब्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। और कुल जनसंख्या, कुल क्षेत्रफल का देश में राजस्थान का हिस्सा 10.41% है। पढ़ते हो ना आप, लेकिन ये क्या है, कुल देश के पशुधन का 10.60% है। 20वीं पशुगणना की रिपोर्ट। और देश में राजस्थान का उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, पहले सबसे ज़्यादा यानी कह सकते हैं पशुधन कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, और दूसरा राजस्थान में। अब देखिए कुल देश के पशुओं का राजस्थान में प्रतिशत, गोवंश है 7.23%, भैंसें हैं 12.47%, बकरियां 14%, भेड़ें हैं 10.64% और ऊंट आपको पता है सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। हालांकि लगभग 34 पॉइंट कुछ की कमी आई है, फिर भी सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। 84.43% ऊंट है वो देश के राजस्थान में। तो ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट 2020-21 में विद्युत क्षेत्र में कुल कितना प्रस्तावित व्यय तय किया गया है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बजट 2020 में, क्योंकि अलग अलग जो सेवा क्षेत्र है, ऊर्जा क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, जहाँ भी है उन क्षेत्रों में बजट पेश किया जाता है। अब कितनी कितनी राशि वहाँ आवंटित की जाती है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो विद्युत क्षेत्र के लिए 18,505.6 लाख, ठीक है, यानी 18,505.06 करोड़ प्रस्तावित है। अब राजस्थान बजट 2020-21 में योजना उद्व्यय के अंदर 1,10,200.82 करोड़ प्रस्तावित किया टोटल, जिसमें सामाजिक और समुदाय सेवाओं में सबसे ज़्यादा सेवा के क्षेत्र में 54,767.76 करोड़ प्रस्तावित किया है। विद्युत में 18,500.06 विद्युत किया गया है। 2 नंबर पे आ गया ग्रामीण विकास में 11,878.04 करोड़ और कृषि व संबंधित सेवाओं से संबंधित 9,363.89 करोड़। अब एग्जाम में ये आंकड़ा नया पूछकर आपसे पूछा जाएगा, बजट 2020-21 में सबसे ज़्यादा मत जो व्यय है किस पे किया जाएगा, और 3 सेशन दे देंगे, सेवा क्षेत्र, विद्युत, ग्रामीण विकास, या दे देंगे सेवा क्षेत्र, ग्रामीण, विद्युत, विद्युत, ग्रामीण, सेवा क्षेत्र। ऐसे आपको इसमें मिलान करने होंगे, ऐसे दे सकता है। तो आपको क्या रखना है, सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, फिर 2 नंबर पर विद्युत, फिर ग्रामीण विकास और फिर कृषि से संबंधित। निम्न में से सत्य बताइए। राजस्थान में औद्योगिक श्रमिकों के भुगतान मूल्य सूचकांक में 2014 से 2019 के मध्य सामान्यतः वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये सत्य बात है, वृद्धि दर्ज की गई है। 2014 से 2019 के मध्य कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सामान्यतः वृद्धि दर्ज हुई है, ये भी सही है। और ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। तीसरा, राष्ट्रीय स्तर पर सीपीआई तैयार करने के लिए देश भर में, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई विकसित चयनित केंद्रों में राजस्थान में 3 केंद्र सम्मिलित है, ये भी सही है। तो सारे के सारे सही है। अब मुख्य तथ्य है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई घरेलू उपभोक्ताओं के द्वारा क्रय किए गए सामानों और सेवाओं के औसत मूल्य को मापने का सूचकांक है। जो घरेलू घरों में यूज किया जाता है सामान, ठीक है, जो सेवा है, उसके औसत मूल्य को मापा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर सीपीआई तैयार करने के लिए देश भर में विकसित चयनित केंद्रों में राजस्थान में 3 केंद्र है, ध्यान रखना। और ये करंट अफेयर्स की क्लास में बता चुका हूँ, जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा सम्मिलित है। जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा। और जल्द ही ऐसा कहा जा रहा है कि अजमेर की जगह अब अलवर को ये केंद्र बनाया जाएगा, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन मुख्य तथ्य के साथ उपलब्ध कराए। रोज़ हमारी क्लास सुबह 10 बजे राजस्थान अर्थव्यवस्था से संबंधित आपको लगातार मिलती रहेगी। एक बार कभी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि क्लास मिलेगी तो 10 बजे मिलेगी, एक आधा दिन मिस हो सकती है, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप बस 10 बजे मिलेगी। आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर मिल जाता है। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें। आपको लगातार जितने भी 3-4 सालों के राजस्थान अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन उपलब्ध हो जाएंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।